बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और फिल्म निर्माता पूनम झावर से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है। यहाँ वो बड़ी बला की खूबसूरत हीरोइन यानी कि पूनम झावर जी। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी आपने उसमें जो आपको भूमिका मिली थी जी। उस समय की शूटिंग की कोई और पल आपके जो हो याद? जैसे एक सीन था, वो फिल्म में रहा नहीं, तो परेश जी बोल रहे हैं और मैं और मिथुन दा और जो हमारे साथ दूसरे लोग थे, हम लोग बातें करने लगते हैं जी। बातें करने के बाद मैं उठती हूँ और मैं जोर से बोलने लगती हूँ, ऐसा वैसा वैसा वैसा। सीन बहुत अच्छा हो गया। तो बाद में उन्होंने देखा कि भैया उस वक्त जी राधे माँ बोलती नहीं थी, तो मेरे को इतने वाले डायलॉग कैसे बुलवा दिए। अच्छा। बाद में फिल्म में है एक दो डायलॉग, हाँ, तो मैं उस वजह से वो सीन कट गया। मतलब जिसका आप रोल अदा कर रही थी जी। वो उनका जो मुख्य भूमिका, मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कम बोलती वो हैं, बोलती सिर्फ ही नहीं खामोश थी। रहती थी। हाँ जी। बोलती ही नहीं थी ज्यादा। जी। और बाद में फिर वो जब बोलने लगी तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये बोल भी सकती हैं भाई। जी। तो ऐसी बात थी उस, तो वो फिर वो रोल उन्होंने उसके ऊपर जो कैंची चलाई, लेकिन वो रोल, वो सीन बहुत जबरदस्त हुआ था। जी। क्योंकि मिथुन दा जो कैरेक्टर कर रहे थे वो, और जो नामदेव जी कैरेक्टर कर रहे थे वो, और जो मैं, हम तीनों का कैरेक्टर बहुत सॉलिड था। बहुत सॉलिड। लेकिन चूंकि वो दोनों बोलते थे और जी। मैं जिनका कैरेक्टर कर रही थी वो बोलती नहीं थी। उसमें भी नामदेव जी सबसे ज्यादा बोलते थे। हाँ, नहीं, उनके जो रियल कैरेक्टर जी। है वो भी बोलते बहुत जी हैं जी। और ये भी बोलते हैं, और मेरा जिनका कैरेक्टर था वो बोलती बोलती ही नहीं थी। तो मुझे कहाँ से डायलॉग मिल जाएंगे भैया। लेकिन फिर भी आपने एक जो छाप छोड़ी है वो जी। बहुत अच्छी छोड़ी है। Thank बिल्कुल you so सही much. बात है। Thank you so much. कि अभी तक लोगों को शायद, हाँ, हाँ, मुझे तो OMG याद है, जरूर याद होगा जी जी कि जी वो लाल कपड़ों में, और जब आपने जी। वो किया है वो उस रोल को, जी जी, थैंक एक यू। त्रिशूल लेकर। जी, ये जो फिल्में हैं मैम कि जी। ये एक यादगार है। फिल्में 100 कर लो आप, लेकिन कोई एक ऐसा रोल हो जाता है जो आपके लाइफ के लिए एक मील का पत्थर होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोहरा, OMG, मतलब ये जी, जी। आँच, ऐसी चीजें हैं जो मैं हमेशा इनको रैलिश करूंगी। बिल्कुल सही बात है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि काम करना अलग है, कितने जी। नंबर आपने किए, बल्कि जितने भी किए वो आपको याद रहे और उसको आप आनंदित सोचकर खुश हो, Yes, ये बहुत yes, महत्वपूर्ण है। yes, yes, yes. ये बात बिल्कुल सही है। जी। लेकिन अगर थोड़ी दक्षिण भारतीय फिल्मों की अगर हम बात करें तो भाषाई दिक्कत नहीं होती? वो तो होती है, सबके साथ होती है, लेकिन जब हम सीन कर रहे होते हैं तो एक जज्बा होता है कि आप एक्ट कर रहे हो। जी। तो उसको हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैं कोई रोमन में लिखता है, मैं उसका मीनिंग हिंदी में लिख लेती थी और रोमन में नीचे लिख के बराबर सीन हो जाता था वो। अच्छा। हाँ, बाद में तो डबिंग वो लोग करते हैं, क्योंकि अब जी, जी। हमारी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी बोलने के फ्लुएंसी लिए। नहीं रहती है, जी, जी। उतना प्रवाह नहीं रहता उतना है। नहीं रहता जी। जितना हम हिंदी में करते हैं। जी। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डबिंग होती है उसमें मूड पूरा आ जाता है? और कभी कभी ना, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, आपने सही बात पूछी। डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। या तो वो आपका कैरेक्टर बिगाड़ देगा डबिंग में, या वो आपका कैरेक्टर बना उठा देगा, बना देगा। तो कि मुझे लगता है कि कोई भी प्रोड्यूसर को ये देखना चाहिए कि उस कैरेक्टर को वो आवाज जा रही है कि नहीं है। तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं डबिंग आर्टिस्ट। जी। आज देखिए कितनी साउथ की फिल्में आती हैं, उनको डब करते जो आर्टिस्ट, लगता कि वो एक्टर ही बोल रहा है। एक्टर ही बोल रहा है। So, डबिंग आर्टिस्ट के साथ साथ जो डायरेक्टर होता है उसको भी देखना चाहिए कि किस आवाज के लिए कौन सा व्यक्ति सूट करेगा, मैच करेगा। डायरेक्टर तो देखते नहीं है ना, डबिंग आर्टिस्ट डबिंग कराने वाले देखते हैं। तो जी। उनको ये देखना है कि ये एक्टर के ऊपर, लड़की के सूट ऊपर कर रहा है कि सूट नहीं करी तो खत्म हो जाएगा कहानी। जी जी। तो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है डबिंग होना जी। फिल्म का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने कुछ और भी कहीं कहीं काम किया? मैं कहीं 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 नजर आती रहती है थोड़ा। चलिए, उससे अच्छा है कि कहीं कहीं वाली बात जो है, जी। जब आपने इतना लंबा पॉज लिया था जी। काम के समय, जी। तो हमें गीत भरा यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, यानी कि गीत सुनते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? हमारे श्रोता भी जाहिर है इंतजार कर रहे होंगे कि पूनम झावर को कौन सा गीत पसंद है।
देखिए आज के गीत तो सबको ही पसंद हैं, लेकिन जो मेरी हृदय में और मुझे जो पसंद है, आशा जी हैं, लता जी हैं जी। मेरी फिल्म का तो मैंने ऑलरेडी सुना ही दिया जी। तो जैसे ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ही नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ये गाना भी गाया है, सबका ही फेवरेट है। तो उसके ऊपर आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग वर्जन्स भी बने हैं जी। तो वो है लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तो ये मेरा बहुत वन टाइम फेवरेट सॉन्ग है। वाह क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले गार गार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में पूनम झावा जी से, जिन्होंने बहुत सारे एल्बम निकाले, रोल किया, भूमिकाएं अदा की और बहुत जीवंत भूमिकाएं की, जिससे कि आप सब अभी भी याद रखते हैं। जी हाँ, आप सुन नहीं रहे हैं ये कार्यक्रम, आपको पता है। आज फिल्म आपने बनाई जो बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़े बजट की फिल्म थी और बहुत सारे स्टार थे उसमें और बहुत सारी कास्ट थी उसमें, उसको संभालना एक चुनौती थी और जिसे बखूबी अंजाम दिया पूनम झावा जी ने। तो कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हैं और बातचीत जारी करते हैं। फिर उसके बाद का सफर आपको बताना है पूनम जी। फिर हम कहाँ चले? सफर तो लंबा है जी। और आज की बात हम जब कर रहे थे जी, तो वहां से तो हम निकल गए और ओएमजी पे हम आ गए हैं। तो ओएमजी के साथ साथ मैंने अब अपनी खुद की 2 मराठी फिल्म बनाई है और अच्छा। साथ साथ ही मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था परेश जी का, जो वो भी आज बड़ा हिट हुआ है, उसको अवार्ड मिला है, क्रिटिक अवार्ड्स मिले हैं। नाम है रोड टू संगम। वो एक जीवित व्यक्ति हैं अभी भी,
उनके ऊपर वो फिल्म बनाई गई थी और उसमें वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी की गाड़ी को ठीक किया था। जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुसलमान थे जी। और महात्मा गांधी जी की गाड़ी को ठीक करना उस जमाने में मुसलमान का बहुत बड़ी कहानी थी। जी। तो रोड टू संगम इस तरह से वो बनी। तो उस फिल्म के लिए मैंने जो राइटर आए थे हमारे साथ, उसी फिल्म के डायरेक्टर राइटर थे। तो जब वो कहानी लेके मेरे पास आए तो उन्हें लगा कि ये फिल्म, मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलाया कि ये कहानी आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा यार मैं तो फिल्म में एक्टिंग करना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ प्रोड्यूसर ही बनाए जा रहे हो। क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा बैठ गया था कि मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, आपको उसका कोई ये ना मिले, तो वो आपको लगता है ना कि हम क्यों वेस्ट करें अपना टाइम। तो जैसा आपको लगा कि अगर आप मतलब रोल करेंगी तो जाहिर है ज्यादा पहचान मिलेगी, और फिल्म बनाने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। जी, फिल्म बनाने में मुश्किल भी होता है और फिर आप जो करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाते हो। जी। तो और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर है बोलता रही है तो प्रोड्यूसर बन गई, अभी एक्टिंग क्यों करेगी। उसके ऊपर भी मैं आऊंगी, आपको बताऊंगी। अच्छा। बहुत जरूरी है ये जानना लोगों को कि मैं या कोई भी एक्ट्रेस रोल क्यों नहीं कर सकती। तो फिर ये रोड टू संगम की कहानी मेरे पास लेके आए और वो कहानी में थोड़ा सा मतलब मुझे जो लगा कि नहीं, थोड़ा सा इतना मजा नहीं आ रहा, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्राई कहानी, मतलब फिल्म की कहानी नहीं लग रही थी, वो लग रही थी कहानी लग रही थी। तो मैंने फिर उनके साथ बैठ के, आज वो एक्सेप्ट करते हैं ऑफ कोर्स, और आज वो बड़े डायरेक्टर बन गए हैं और वो ओ माय गॉड पार्ट 2 शूट कर रहे हैं, जिसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि हम कोई भी रिपीट नहीं है उसमें। ओ माय गॉड पार्ट 2 में, क्योंकि कास्टिंग डिफरेंट है और रोल भी डिफरेंट है। तो एनीवे मैंने बैठ के उनके साथ पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार करवाई, उसकी एक सीन का हमने पूरा कैरेक्टर शूट किया, कहानी बनाई विद फोटोग्राफ्स, विद स्केचेस कि कौन कहाँ बैठेगा, इस तरह से। वो बहुत ही छोटे लेवल पे ये फिल्म बना रहे थे। और फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, ये रोल अगर जी सकते तो सिर्फ परेश जी सकते हैं। जी, वो तो जान ही सकते थे, परेश जी को जानते तक नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब मैंने तुमको भाई बोला है तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। मैं ऐसी इमोशनल फूल हूँ, अगर मैं रिश्ते बनाती हूँ तो मैं निभाती हूँ। जी, परेश जी को मैंने कहा परेश जी एक ऐसी ऐसी कहानी है और सिर्फ आप कर सकते हैं। अच्छा, वो दौर था परेश जी का कि कॉमेडी चल रही थी, परेश जी सिर्फ कॉमेडी कर रहे थे। जी जी। इतना सीरियस फिल्म बनाना परेश जी के साथ बहुत रिस्की था। तो परेश जी ने तो बेचारे ने रोल सुन के तो तुरंत बोल दिया, क्योंकि इतनी बड़ी आदमी के ऊपर फिल्म करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि होती है। जी। और फिर उसमें हमने ओमपुरी जी को साइन कराया, तो अगेन दोनों धुरंधर लोगों हमारी फिल्म में। जी। तो फिर ऐसे वो फिल्म में इनको साइन किया। अब बड़ी तकलीफ हुई कि ये फिल्म जो है कॉर्पोरेट हाउसेस ने एक माइंड बना लिया कि परेश जी है तो कॉमेडी होगी। फिर यहाँ पे परेशानी की भैया फिल्म को बेचा कैसे जाए। मेरे पैसे बहुत सारे लग चुके थे। तो फिर परेश जी ने मुझे सहयोग किया इसमें। उन्होंने फिर जो उनके एक दोस्त थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर थे, तो वो खुद डिस्ट्रीब्यूट अच्छे कर लेंगे ये सोच के फिर उन्होंने कहा ऐसे कर पूनम, तू ये इनको सरेंडर कर दे और ऑफ कोर्स तेरी मेहनत इसमें बहुत लगी हुई है और तू उसमें इनके साथ डिसाइड कर लेगी किस तरह से करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, फिल्म तो मैं छोड़ूंगी नहीं और फिल्म को बंद भी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि जब मैंने बनाई है कोई चीज तो मैं बंद नहीं पूरा करूंगी उसको। तो वो फिर मेरे बहुत सारे पैसे लॉस हुए। परेश जी ने मुझे वो जो साइनिंग अमाउंट मैंने दिया था, ही वाज सो जीनियस, सो लीनियन, ही गेव मी, दो चेक का पैसा उन्होंने मुझे रिटर्न दिया, बोले नहीं ये तुम रखो और मैं प्रोड्यूसर से ले लूंगा। तो इस तरह से बाकी पैसे मेरे चले गए, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और कि ये जिस सपना जिस फिल्म को बनाने का मैंने देखा है जी, वो बाहर आनी चाहिए। वो फिल्म शूट हुई और बाद में उस फिल्म ने इस डायरेक्टर को इतना बड़ा नाम मिला, बहुत बड़ा नाम मिला। तो आपको उसमें फिर मिला क्या? वही तो, मुझे कुछ नहीं मिला। नाम मुझे मिला फिल्म में। फिल्म में जब आप अगर रोड टू संगम कोई भी देखेंगे तो फिल्म की जो पहले जो टाइटल्स आते हैं, सबसे पहले उसमें आता है स्पेशल थैंक्स टू पूनम झावर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिल्म में मेरा नाम है ना कहीं मेरी मेहनत का, तो कोई बात, उतना ही सही। जी, यानी कि वो आपका सपना था, वो आपका सब कुछ सजोया हुआ था, सब कुछ आपने स्केच बनाया, उसकी स्टोरी लाइन सब कुछ आपने बनाई, सब कुछ मैंने और डायरेक्टर ने बैठ के बनाया था। और उसके लिए मैंने 3 महीने अपने दिए थे डायरेक्टर को। मतलब अगर ये कहा जाए कि अतिशयोक्ति ना होगा कि मैंने उस फिल्म से उनको खड़ा किया जी, और आज वो ओ माय गॉड पार्ट 2 कर रहे हैं। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्टर मेकर हैं, ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 डायरेक्टर बनाए, राइटर बनाए, मैंने एक्टर्स बनाए, और हर व्यक्ति जिनको मैंने बनाया है वो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैंने दिया। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार मेरे साथ इन्होंने ये किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। सामने वाले मुझे क्रेडिट दे या ना दे, बट जो सच्चाई है उसको तो कोई भी नहीं झुठला सकता है। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद आपने आर राजकुमार बनाई? नहीं, उसके बाद मुझे जब मैं ओ माय गॉड कर रही थी जी दोस्तों, आप सुनेगा मेरी कहानी में बहुत सारे दुख भी है, बहुत सारे सुख भी है, लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि मैं कितनी बोल्ड लड़की हूँ और मैंने अपनी मेहनत से किस तरह से कहाँ पहुंची हूँ। तो लड़कियों, मेरी फैंस तुम जो हो वो सुनना मुझे और कभी हारना नहीं लाइफ में। अभी हम आते हैं यहाँ पे OMG के बाद मुझे आर राजकुमार के लोग मुझे मिलने के लिए आए और कहा कि आपका बहुत ही जबरदस्त रोल है। और वो रोल जब मैंने सुना, मैं एक्चुअली थोड़ा सा सुन के मैंने ना कह दिया, अगेन मेरी जो आदत है। फिर उन्होंने उनके राइटर्स के साथ जो ड्रेस डिजाइनर और सब लोग ने आया, पूरा का पूरा मुझे समझाया कि ये आपका रोल है, क्योंकि हम चाहते कि सिर्फ आप ही करें। वो जो ओ माय गॉड का जो ऑरा था वो उनको चाहिए था उस रोल में। तो फिर हमने वो तरह के कॉस्ट्यूम्स बनाए और सब बनाया। तो डायरेक्टर्स आए नहीं थे, मिले नहीं थे, और उनकी वहाँ शूटिंग शुरू हो चुकी थी और हमें यहाँ से पहुंचना था जब हमारा रोल आना था। जब हम पहुंचे तो देखा, सब बात किया, मिल लिए, तो शूटिंग वूटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे जो मुझे सुनाया गया था वो तो खत्म होते चला गया और जो मुझे नहीं सुनाया गया वो ऐड ऑन होता चला गया। यानी कि रोल आपका कम होता गया? मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा रोल था ही नहीं। अच्छा। मुझे आज सबसे ज्यादा दुख है कि मैंने आर राजकुमार फिल्म की, और मैं ये पब्लिक के सामने बोलती हूँ, चाहे कोई भी बड़ा डायरेक्टर इसे सुन रहा हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि मैंने ये फिल्म की, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की वो फिल्म, मुझे बड़ी खुशी थी कि वो मेरा बहुत सुंदर रोल था। लेकिन ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी है कि वो आर्टिस्ट को काट करके दूसरे को बढ़ाने के लिए एक आर्टिस्ट को खत्म कर देते हैं जी। उस कैरेक्टर को उन्होंने मार दिया जी। उस कैरेक्टर की सिर्फ झलक रखी है, जो मैं कभी डिस्कस करना नहीं चाहती लोगों से कि ये मैंने किया। लेकिन सिंस आपने मुझे पूछा है जी, जी। तो मेरी किट्टी में वो नाम भी है, जी, तो मुझे वो देना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे इंडस्ट्री का एक बहुत ही खराब पक्ष और उसके कहीं ना ब्लैक होल है कि लोग आपको वो काम नहीं करने देते जो आपको दिया जाता है कि आप ना चमक जाएं सामने वाले के आगे जी। तो वो मेरे साथ हुआ है। खैर, तो इस फिल्म को मैंने अपनी लिस्ट से बाहर निकाला हुआ है। मैं बोलती ही नहीं हूँ कि मैं इस फिल्म में हूँ, लेकिन मैंने आज आपने मुझे कुरेद लिया तो मुझे बोलना पड़ा। हाँ, नहीं देखिए, बात तो फिर है ना कि हमने जैसे कहा कि हम इसमें सारी बातें करते हैं, तो ये हकीकत अगर है कि हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत जानकार हैं, अब तो सब जानते हैं बहुत हद तक। कहानी कहीं ना कहीं से देखिए बाहर आती है कि किस तरह से रोल कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, बदले जाते हैं, ये सब जगह होता है। तो कुछ ऐसा ही ये भी है, ये भी एक दुनिया है। अब कॉमन है, सबको पता है कि कहाँ हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, सबको पता है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी बेबाकपन है आपका वो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। केवल लड़कियां नहीं बल्कि इससे बहुत कुछ हमारे लड़कों को भी सीखने को मिलता है। चुनौती सबके सामने आती है, इंसान है, लड़के भी वैसे ही संघर्ष करते हैं, उन्हें भी परेशानी सामने आती है ना। उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है आजकल जी। लड़की तो बेचारी कैसे भी निकल जाएगी, लड़कों को तो बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है। बिल्कुल, और उनके सामने ज्यादा प्रतियोगिता है, ज्यादा लोग हैं सामने, तो कुछ ऐसा ही सबके लिए है। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते। को बादशाह ने मारा, बादशाह जो बेगम से हारा, और गुलाम किस्मत का मारा बेचारा। दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे याद भी, तू
है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। ये ज़माना तुझसे है, तू ज़माने से नहीं। हर फसाना तुझसे है, तू फसाने से नहीं। एक दिन ज़ालिम जहाँ तेरी दास्तां दोहराएगा। ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां, तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां बाजियां। ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां, तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां। चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज पूनम झावा जी से। इसके बाद की और दूसरी फिल्म? तो इसके बाद आर राजकुमार के बाद मतलब जैसे मेरा दिल उठ गया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, अच्छा सा कुछ होगा तो ही मैं करूंगी, और वो भी श्योरली होगा तो करूंगी, या फिर फिल्म जो होगी वो मेरे कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होगी तो मैं वो फिल्म करूंगी। तो फिल्म बनाने का आपने नहीं सोचा? फिर फिल्म बनाना देखिए बहुत झंझट का काम है, जी। और जिन जिन को मैंने बड़े बनाया, बड़े बनाते चले गए, वो हर अपनी अपनी जगह पे फिट हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को बनाऊं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल भरा काम है, और जो मेरे पास समय है, जो मैं अपने एज एन एक्ट्रेस उसमें डालना चाहती हूँ जी। और अभी बहुत ही भगवान की देन है कि OTT प्लेटफॉर्म जब से आया है जी। तो रोल्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और मैं भी कुछ एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है जो किसी की लाइफ के ऊपर वो फिल्म है, सत्य घटना पर, सत्य घटना के ऊपर फिल्म है जी। और वो लेडी जो है उसी का फुल कैरेक्टर है, तो वो पूरी फिल्म उसके इर्द गिर्द बनती है। 1940 की वो कहानी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और वो हम शूट करेंगे अभी अप्रैल में जी। तो बहुत जल्दी इस साल दोस्तों आप मुझे अच्छी अच्छी चीजों में देखेंगे जो मेरे दिल के करीब होगी। क्या बात है जी। तो दोस्तों को ये हम बता भी दें कि प्रसारण पता नहीं कब होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको फरवरी माह के 2022 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब आएगी फिल्में तब की बात देखी जाएगी। जी, और जी। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम श्रोताओं की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से। पूनम जी आपको थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। उसके बाद आप 2G रेडिएशन फिल्म
यस, ये भी मेरे लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग रोल रहे हैं, चाहे मैंने बनाए हैं चाहे मैंने किए हैं। जी। 2G रेडिएशन जो स्कैम घोटाले हुआ पे, था, हाँ। घोटाला हुआ था, उसके ऊपर थी। और नीरा राडिया जी के ऊपर वो फिल्म थी। वो भी मुझे सडनली मिली क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एज अ फीमेल मेरी रहती है। जब मैं रोल करती हूँ तो उस कैरेक्टर में परफेक्ट मैं फिट हो जाती हूँ, जी। चाहे मैं सोचूं या ना सोचूं। जी, तो वो आपका खुद का आत्मविश्वास वो सामने आता है। जी जी जी। जब वो फिल्म उन्होंने मुझे बोला तो मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया कोई फिल्म हो नहीं हो सकती। तो हमने 2G रेडिएशन में मतलब लॉन्च किया और पहली बार बॉम्बे टाइम्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया एडिशन के ऊपर फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छपी थी। जी। फ्रंट पेज पे, और ऑल इंडिया वन गो में, नहीं तो कभी दिल्ली में छपती थी, कभी मुंबई में, अलग अलग शहर, अलग अलग जगह होता है। तो इतना बड़ा हंगामा हो गया, न्यूज़ बनी, क्योंकि वो इतना बड़ा घोटाला था उस वक्त का। तो हम दिल्ली विल्ली गए, सारा हम लोगों ने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी। बाद में वो फिल्म बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई उसका अपना रीजन है कि हमें बहुत सारा फोन्स कॉल्स और बहुत सारी धमकियां और डरा दिया गया कि ये फिल्म आप नहीं बना सकते, जी। क्योंकि उस वक्त का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला स्कैम था, मामला था। और हमारी फिल्म क्या दिखाएगी क्या ना दिखाएगी ये सोच के उन्होंने हमें फिल्म बंद करने पे मजबूर किया। तो वो फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वो भी मेरे बहुत दिली करीब सब्जेक्ट है। अगर कभी भी कोई बनाएगा तो आई एम रेडी टू डू इट। चलिए, ये बहुत बढ़िया है कि आप जी। हमेशा चुनौती को स्वीकार करती हैं और पूरा करती हैं उसको अंत तक। जी। इसके पीछे जो आपका ये जो खुद का आपका व्यक्तित्व है, उसके पीछे क्या वजह है? माँ या किस तरीके की परवरिश? बहुत सही कहा आपने। माँ, मेरी माँ को अगर देखेंगे ना, मतलब मैं खुद अपनी माँ को माँ से ज्यादा उनको देवीय रूप में मानती हूँ, क्योंकि वो दिखती भी वैसी हैं, बोलना भी वैसा है और उनकी कर्म धर्म भी वैसे ही हैं। अच्छा। तो अगर कोई भी मेरी माँ को मिलता है ना, वो मुझे भूल जाता है और मेरी माँ को याद करने लगता है। अच्छा। वो इतनी उनकी अच्छी पर्सनालिटी, दबंग पर्सनालिटी है। और वो ना तो कभी किसी से डरी है और ना उन्होंने मुझे कभी डरना सिखाया किसी से। और जो भी मेरे विचार हैं, भाव हैं, वो सब वो लिखती हैं और वही हमने बचपन से सीखे हैं, देखे हैं। और स्ट्रगल ने मुझे सिखाया कि तुम्हें कैसे मजबूत रहना है। तो हारना ना सीखना ये मेरी माँ से है। क्या बात है। बिल्कुल। पूनम जी, आपने जैसे कहा कि आपके पसंदीदा गायिका जो हैं वो लता जी, आशा जी हैं, और जाहिर है कि लता जी के लिए तो हर इंसान यही कहता है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, लता जी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैंने ये उस वक्त भी लिखा था कि उनकी आवाज हमारे रग रग में है। जी। मतलब कि कहते हैं ना कि वो समाई हुई है, उसे हम अपने कानों से निकाल नहीं सकते। और जब भी लता जी की आवाज सामने आती है तो ऑटोमेटिकली वो भाव आपके चेहरे पे आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट, इतना सुंदर गाती थी। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी जिस दिन वो गई उसी दिन एक गाना मैंने पोस्ट किया था, वो 2 लाइन में गाऊंगी। स्वागत। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो ये इतना सुंदर गाना है कि आपका साया ही आपके साथ होता है, चाहे और कोई हो ना हो। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा।
ये गीत बहुत सुंदर। शौक की बात करें तो पूनम झावर को क्या पसंद है? हाय हाय पूनम झावर को फिल्म से अलग? फिल्म से अलग ऑफ कोर्स, फिल्म का तो हो गया। फिल्म तो मेरी पसंद में ऐसा रोल कोई आया ही नहीं जो मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे पसंद का। आई थिंक अब मैं जो रोल करने जा रही हूँ मेरी पसंद का है जी। फिल्म के अलावा मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। हर तरह का म्यूजिक मैं सुनती हूँ। आप अच्छा। बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इंस्ट्रूमेंटल भी पसंद है, मुझे ओनली गिटार, ओनली सितार, मतलब म्यूजिक चलना चाहिए जो मेरे मन को भा जाए। क्या बात। हाँ, और कैनी जी में बहुत सुनती हूँ, स्पेशली जब रेनी सीजन होता है कैनी जी का। ओफ, गजल्स में बहुत सुनती हूँ, पुराने गाने में बहुत सुनती हूँ। उसके साथ साथ मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। शॉपिंग में मतलब मुझे लग्जरीज का बहुत शौक है। लग्जरीज मतलब आपको ऐसे बताऊं, जैसे अगर मुझे साड़ियां खरीदनी है तो मेरे पास साड़ियों की लंबी कतार है। अच्छा। ड्रेसेस हैं, भरी रहेंगी, भले ही नहीं पहनूंगी लेकिन लेके कबर्ड में रखने का शौक है। अच्छा, होना चाहिए। होना चाहिए मेरे पास, कमी नहीं होनी तो चाहिए। मतलब इसीलिए आपने 3 फोन रखे हैं इस वक्त? अरे बाप रे, ये आपने देख लिया। हाँ, मैं तो देख रही हूँ, लेकिन श्रोताओं को बताना बड़ा जरूरी है कि 3 फोन है और बड़े चमकदार और बड़े स्टाइलिश हैं ये भी। तो पूनम झावर अपने आप में बहुत स्टाइलिश है। तो Thank you so संगीत की बात आई तो कौन सा बढ़िया सा गाना एक और आपके पसंद का सुना जाए? वैसे आप मुझे आज बड़े गाने गवा रही हैं दोस्तों, मुझे झेल लेना, आवाज इतनी अच्छी नहीं है अभी। कोई बात नहीं। तो मेरी सबसे फेवरेट तो लता जी हैं, और आशा जी तो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि आशा जी की जो आवाज है उसमें जो अदाएं हैं आई थिंक वो ही मेरी आदत भी है। तो एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है जो आज भी बड़ा वापस मैं सोशल मीडिया के ऊपर रीमेक होके आता रहता है। जी जी। तो हमने भी उसके ऊपर गाना किया हुआ है सोशल मीडिया पे। सो वो है, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी।
चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। लिख दो लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा, बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। बहुत खूबसूरत ये गाना आपने पहले गाया, उसके बाद दोस्तों हमने सुना भी, पहले पूनम झावर जी की आवाज में और उसके बाद हमने ये गीत सुना आशा भोसले जी की आवाज में। पूनम जी फिर हम बात जारी रखते हैं। सोशल मीडिया की आपने जैसे बात कही कि आपने बड़ा इसका रीमेक वगैरह हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है, हाँ बिल्कुल है। क्योंकि सोशल मीडिया में दो तरह का सोशल मीडिया है। एक क्रिएटेड बाय पीआरस एंड जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म, वन इज क्रिएटेड बाय द पीपल ऑडियंस, जी विच इज क्रिएटेड बाय लाइक इंस्टाग्राम और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एफबी, ये क्रिएटेड फॉर ऑडियंस। एंड जो स्टोरीज बनती है यूट्यूब स्पेस पे, वो क्रिएटेड बाय ऑल द पीआरस एंड जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट या जिस तरह के जो लोग बनाते हैं। सोशल मीडिया का फायदा भी है तो नुकसान भी है। जी हाँ बिल्कुल। तो फायदा ये है कि आप अपनी मर्जी से, जैसे अगर हम वहां पे जो गाने बने हैं उसको हम अपने मर्जी से जैसे एक्ट करना चाहें, जी। हम उसको एक्ट कर सकते हैं। कर एटलीस्ट सकते हैं। आप मुझे एक ही गाने में 3 रूप में भी देख सकती हैं। जी तो उस तरह से वो आजादी है। वो आजादी है कि हम उसके ऊपर जैसा एक्ट हम करना चाहें हम कर सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने मन की बात, अपने भाव अपने ढंग से प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऑडियंस तक एक रीच मिलती है। जी। आपके जो फॉलोवर्स हैं वो पहले हमें पता नहीं था फॉलोवर्स कहाँ हैं और कितने हैं। जी अभी कम से कम सोशल मीडिया पे हम जब से रहते हैं तो थोड़े फॉलोवर्स को भी पता है कि हमारे आर्टिस्ट क्या कर रहा है दिन भर, जी। या कहाँ जा रहा है, या क्या वो एक्ट कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है अभी। जी। क्योंकि नॉर्मल जो सोशल मीडिया है वो आपको बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में लगे रहते हैं। बट आज के जो इंस्टाग्राम है या जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो हमें जिंदा रखते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि हम रियल में आज हम ये हैं, क्या कर रहे टुडे हैं। आई एम जी। पोस्टिंग टुडे, सो टुडे व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम लुकिंग, सो दैट इज बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपडेट रहते हैं और Update आप खुद भी रहते हैं, क्योंकि आपको अपने दोस्तों से अपने फैन से जुड़ना है और फैंस भी इस बात से अपडेट रहते हैं कि उनके आर्टिस्ट क्या कर रहा है, बिल्कुल। या जिसको वो देखना चाहते हैं वो क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है, आज उसने क्या किया। जाहिर है कि एक आप लोगों के जो पसंद करते हैं जो लोग, जी। उनकी एक लंबी लिस्ट होती है। जी, जी, और जी। वो जाहिर है कि जानना नहीं, और चाहते जब हैं। आप उदासी में हैं तो आपको ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिल्म जी। की शूट नहीं कर रहे हैं तो आप उदास हो जाएं। ये पूरी शूटिंग है, एवरीडे आप वीडियो बनाते रहो। जी खराब की बात आप जो कह रही हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, कि इसका माइनस पॉइंट जो है? माइनस पॉइंट सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आप लोगों को झूठ फैलाते हैं, जी लोगों को मिसलीड करते हैं और लोगों के लिए ऐसी चमकदार स्टोरी बनाते हैं कि वो वाकई में सही नहीं होती है। जी। अब एक दूर बैठा हुआ, या तो अमेरिका में किसी कोने में कोई एक
मेरा फैन हो सकता है, या किसी गांव के कहीं दूर दराज में मेरा फैन हो सकता है। वो जो सुनेगा देखेगा वही मेरे बारे में सोचेगा। जी उसी बेचारे को क्या पता कि मैं, अब हो सकता है उसके पास सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं हो, क्योंकि ऐसे मोबाइल फोन हर एक के पास होना जरूरी नहीं है। तो अगर उसने देखा और सुना तो उसको वही समझ में आएगा जो ये लोग दिखाते हैं। जी जैसे मेरे बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। ऑफकोर्स किसी ने तो पोस्ट किया होगा, उन्होंने मेरी एज को लेकर के, हर लड़की को ये लोग सोचते हैं कि उनको एज से दिखा दो, उनको बड़ा दिखा दो, उनको कैरेक्टर ऐसा दिखा दो। जी तो उन्होंने मेरी 10 साल एज बढ़ा करके वहां पे पोस्ट कर दिया। जी अब वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन गया कि वो हट नहीं सकता। हम्म आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे 2 साल लगे उनको ये समझाने में कि भैया ये हटाइए आप। जी तब जाकर के आप बिलीव कीजिए, 3 महीने पहले वो सोशल मीडिया पे, वो साइट के ऊपर मेरे फैक्ट्स में मैंने पासपोर्ट के साथ फाइनली दिया गया। उन्होंने उसे चेंज किया। तो जब वो पहला पेज खुलता है और लोग मेरी वो एज देखते हैं, तो वो लोग ये नहीं देखेंगे कि नहीं ये गलत है, जी। वो उसे देख के चुप हो जाएंगे, फिर मेरी तरफ देखेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। जी तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात है कि आप जो हो वो हम बताएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो खुश जी। हैं, लेकिन जो हम नहीं हैं उसको मत बताइए। जी जैसे मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जी आई एम नॉट मैरिड, कभी मैंने शादी की ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड बच्चे कहाँ से आ जाएंगे जब जी। मैंने किया ही नहीं। तो आधे से ज्यादा ऑडियंस को ये बता दिया जाता है कि वो तो मैरिड है विद किड, अच्छा फोटो ऐसे छाप दिया, अंदर जाके नीचे लिखेंगे अभी इस बारे में हम बता नहीं सकते कि वो शादीशुदा है या नहीं है। तो आपने फिर स्टोरी क्यों बनाई? जी आपको हंगामा फैलाना है। ये सच्चाई हम बाद में बताएंगे कि क्या सच है, ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, तो अभी आप खाली स्टोरी सुन लो। मेरे जो ऑडियंस वो जानना चाहते हैं कि मैं सच में शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये आप लिखिए ना कि वो अनमैरिड है, उसके में कुछ भी गॉसिप बना लीजिए आप। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना, झूठ नहीं बोल सकते कि आई एम मैरिड विद 2 किड्स। सो मेरे दोस्तों भाइयों, मेरे को बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, तो मैं अभी नहीं हूँ, अभी मैं सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। अच्छा, तो ये जो रेडी टू मिंगल वाली बात हो रही है, जी। तो उसमें अगर पूनम झावर को सोचना हो शादी के लिए, मम्मी कहती ही होंगी मेरा मन भी कहता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती। कि किस तरीके का लड़का पसंद करेंगे। ऑडियंस में कोई ना कोई आ जाएगा उठ के मैं हूँ। कोई बात नहीं, तो अच्छा है ना, आपका काम कम हो जाएगा, आप भी चाहती हैं। देखिए, मैं ऐसा एक व्यक्ति चाहती हूँ जो जी। मेरे दिल के करीब हो, हम्म। जिसे मैं उसकी हर बात मुझे पसंद आए। मुझे दिखने से कोई मतलब नहीं, वो कैसा दिखता है, वो हैंडसम होना चाहिए, एक तरह से वो मुझे पूरे जीवन मुझे पाल ले ऐसा होना चाहिए, और दूसरा वो मेरे से भावनात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे दिल में वो नहीं है और सिर्फ 7 फेरे ले लूँ, वो मेरे से होगा नहीं। तो वो बहुत दिल का अच्छा इंसान चाहिए, जो दिल से प्यार करता हो, दिल से चाहता हो। ये तो मुझे लगता है कि हर लड़की ऐसा ही कुछ चाहती है। नहीं, कई लोग कर भी लेते हैं, फिर बाद में 1 साल में डिवोर्स भी हो जाता है। तो मैं वो रास्ते में लेकिन जाना नहीं चाहती। जैसी कि पूनम जी हैं, जी, आपने खुद ही कहा है, ऐसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हाँ जी। बहुत बेबाक, बहुत दबंग। जी जी जी। तो कैसे कोई पालेगा आपको? मतलब तो डबल वही तो। दबंग हो? नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ, मैं नारियल हूँ, अच्छा मैं नारियल की तरह हूँ। जी, मैं ऊपर से कड़क दिखती लेकिन अंदर से बहुत नरम हूँ। क्या बात है। जो व्यक्ति मेरे साथ सही है जी। मैं उसके साथ सही हूँ, हम्म। और जो व्यक्ति मेरे साथ सही नहीं है तो मैं थोड़ी ना उसको झेल के लूंगी। यानी कि एक ईमानदार आदमी चाहिए। अच्छा चाहिए, एकदम पक्का ईमानदार भी नहीं चाहिए, और ऐसा थोड़ी- चाहिए, ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करे, थोड़ा जी। झूठ बोले जिसको मैं पकड़ लूं, हाँ। थोड़ी लड़ाई भी हो जाए, लेकिन चाहिए कि जो मस्ती मजे मतलब से पकड़ ले पूनम जी, बस ऐसा मैं नहीं, पकड़ पूनम लूं। से नहीं बच सकता कोई। मेरे से नहीं बच सकता कोई। मतलब कि छेड़छाड़ वाला जी। होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट मिजाज होना सामान्य चाहिए। जिंदगी जैसे होती है वैसे हाँ, होना चाहिए। सामान्य सारे सामान्य। रस होने चाहिए। होने चाहिए ना, क्या फायदा बिल्कुल फिर? सही बात जी है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी सारी बातें हो गई पूनम जी, और जी। हमें लगता है कि हम यहीं इसको विराम दें। जरूर। या कुछ और वैसे आप तो- श्रोताओं से कहना चाहती हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो हमारे बहुत सारे साथी चाहते भी हैं कि वो आएं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा अनुभव है, तो आप क्या साझा करना चाहेंगी? जो आना चाहते हैं, बहुत सारे सपने संजोते हैं। देखिए, मैं तो सबको एनकरेज करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे लोग कर रहे हैं, और जो फिल्मों में नहीं है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मिलियंस की फैन फॉलोइंग के साथ आज बैठे हैं। जी। वो एक तरह से स्टार्स ही हैं, अपने आप में स्टार्स हैं। तो अब वो नहीं रह गया कि फिल्म में है तो ही हम स्टार हैं। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म में कोई रोल आपका, तो भी आप स्टार हैं। जी, तो मुझे ये कहना है कि आप ये मत सोचिए कि आप स्टार ही हैं, आप ऐसी चीज पकड़िए जिसमें आपके ऊपर सूट हो वो, और आप हारे नहीं कभी भी। अगर आपने कदम बढ़ा दिया है तो हिम्मत से जो आपके सामने आए उसे आप फेस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, कभी ना कभी मंजिल मिलेगी जरूर।
क्या बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस मूल मंत्र के साथ पूनम जी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त जी करते जी हैं। जी, बहुत धन्यवाद मैम, और श्रोताओं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी सारी बातों को झेला। लेकिन मुझे प्यार करते रहिएगा और मुझे जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। देखूंगी कि इस इंटरव्यू के बाद कितने फॉलोअर्स मेरे बढ़े हैं। और आपकी फिल्म और आने वाले जो भी आपके कार्यक्रम हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अक्स तेरा है आँखों में, नूर तेरा है ये मन में, तू चले है मेरी सांसों में, तू ही तू धड़कन में, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तू है मेरे एहसासों में, मेरा जहां है तेरी छैया, तू है मेरे जज्बातों में, मेरा जहां है तेरी बैया, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो ये था अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और फिल्म निर्माता पूनम झांवर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तड़वड़कर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब इजाजत दीजिए। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है
अपना बॉम्बे टॉकीज।